नाउ अभी हमने गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखा ऑन अ स्फीयर, जहां पे हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, उस पे टोटल चार्ज Q, तो उस चार्ज की वजह से एक पॉइंट स्फीयर के बाहर है P पॉइंट, उस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने फाइंड की। ओके, अभी हम स्फीयर की जगह क्या लाने वाले हैं, एक वायर, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फाइंड करनी है। स्टेप्स क्या यूज करोगे, यही स्टेप्स यूज करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सो नेक्स्ट बॉडी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वायर बहुत पतली होती है, पतली वायर ड्रॉ करोगे कुछ समझेगा नहीं, तो हम वायर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बड़ा सा सिलेंडर बनाएंगे। कंसीडर क्या करो, पतली सी वायर ही हो, बट पतली सी वायर ड्रॉ करूंगा समझेगा कुछ, तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ा सा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेंडर, दिस इज अवर सिलेंडर यानी आपकी वायर। ओके, ये उसकी एक्सिस, हर सिलेंडर की एक सेंट्रल एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से पास करती है। ओके, इसे सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है। ओके, नाउ इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो लेंथ नहीं, इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ ही नहीं होगी ना, क्यों, बिकॉज ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इन्फिनिटी लेंथ होगी इसकी। ओके, लेंथ तो नहीं होगी इसकी, रेडियस होगा इसका, रेडियस होगा इसका कैपिटल R। ओके, तो हमारे ये जो सिलेंडर है इसका सर्कुलर फेस है, इस सर्कुलर फेस का रेडियस कितना है, कैपिटल R, कितना, गिवन है। अभी इस सिलेंडर पे, इस वायर पे एक प्लस चार्ज है, इस सिलेंडर पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है। ओके, कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q, कंसीडर कितना करना है, Q, तो इस वायर पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज Q। ओके, अभी इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन समझा आपको कि एक वायर है जिस वायर पे टोटल चार्ज Q, उस Q चार्ज की वजह से एक पॉइंट है P, जो पॉइंट P सेंट्रल एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे, सेंट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस सिलेंडर की वजह से, वो ढूंढना है हमें। क्लियर सबको, क्लियर, स्टार्ट करें। ओके, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली स्टेप क्या है, टू डिफाइन दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वायर है, वायर के पास लेंथ होगी, तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे दिखाओगे लैम्बडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज, तो यहाँ का टोटल चार्ज कितना है ऑलरेडी पता है, Q डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ फिलहाल के लिए सपोज समझ लो, कंसीडर कर लो L। ओके, एक्चुअली इसकी लेंथ L नहीं होगी, हम यहाँ पे और एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ हम L कंसीडर करेंगे। ओके, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग क्या बतानी है, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग दैट पॉइंट। अभी आपको क्या करना है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनानी है। अभी हमने कंसीडर क्या किया है, सिलेंडर, तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगी हमारी, सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसका रेडियस कितना होगा, R। बड़ा पेन, ओके, समझ लो ये सिमेट्रिक सिलेंडर है, ये हमारी सर्कुलर सरफेस। ओके, आई थिंक सो, अजीब लग रहा है थोड़ा सा, इरेज करके नीचे बना। ओके, सो ये हमने अच्छे से फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमारी। ओके, तो ये हमारी एक्चुअल वायर थी इनफाइनाइट लॉन्ग। ओके, और ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस की हम लेंथ कंसीडर करेंगे L। ओके, इसकी लेंथ कितनी होगी, L, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, स्मॉल r। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करनी थी, चार्ज डेंसिटी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो होगा टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज कितना था, प्लस Q, या सॉरी Q, यस, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, Q, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारी L। ओके, तो यहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेप भी हो गई कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इस पॉइंट को कंसीडर करते वक्त एक गॉसियन सरफेस भी हमने निकाल दी। गॉसियन सरफेस का दूसरा नाम क्लोज सरफेस, जिस क्लोज सरफेस पे कौन सा लॉ वैलिड है, गॉस लॉ। ओके,
तो पहले 2 पॉइंट हो गए, अभी किस पे जाना है, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यूज द गॉस लॉ एंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है, यही आपकी क्लोज सरफेस होती है ना, गॉसियन सरफेस को ही क्लोज सरफेस कहा जाता है। ओके, मतलब एक ऐसी सरफेस जो अपने अंदर चार्ज को बंद कर, जिसने अपने अंदर चार्ज को बंद करके रखा है, पूरी तरह से बंद। ओके, तो ये हमारी क्लोज सरफेस। ओके, तो इस क्लोज सरफेस पे अगर हम गॉस लॉ लगाए और गॉस लॉ की मदद से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले इस सिलेंडर का, नॉट अबाउट दिस सिलेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना है, इट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो टोटल चार्ज कितना है सिलेंडर के इनसाइड, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, करेक्ट। सो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है सबको? ओके, ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इतना क्लियर सबको? ओके, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन, थर्ड भी डन, अभी आता है फोर्थ। फोर्थ क्या है, वापस से क्या ढूंढना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसका, गॉसियन सरफेस का। बट इस बार गॉस लॉ को यूज करना है क्या, इस बार आपको यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से आपको इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। बट टोटल, टोटल ढूंढना है, याद रखो क्या ढूंढना है, टोटल। करे स्टार्ट? ओके, नाउ अगर आपको सी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहां पे सबसे पहले गिनो कितनी सरफेसेस, कितनी सरफेस है, 3। कितनी सरफेसेस होगी, 3। कैसे, ऊपर का एक सर्कल, लिसन लिसन लिसन, सबसे पहले ऊपर का सर्कुलर फेस उसे 1C से दिखाता हूं, 1C यानी ऊपर का पहला सर्कुलर फेस। ओके, प्लस दूसरा ये कर्व्ड सरफेस, दूसरा ये जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस आपको नजर आ रही है, ये कर्व्ड सरफेस। ओके, एंड प्लस तीसरा हमारा सेकंड सर्कुलर फेस होगा जो यहाँ पे नीचे होता है सिलेंडर के, वो दिख नहीं रहा बट होगा ना, यस और नो। ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर के ऊपर से एक सर्कुलर फेस होता है, नीचे से एक सर्कुलर फेस होता है। ये आपका फर्स्ट सर्कुलर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका सेकंड फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आपका कर्व सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करोगे तभी जाके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ना, यस और नो, यस और नो। ओके, तो हम तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और एंड में उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करें ऐड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस टू सर्कुलर फेसेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट सर्कुलर फेस, ये पहला सर्कुलर फेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले। ओके, तो यहाँ पे देखो चार्ज इस तरह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, यस और नो, यस और नो। ओके, तो ये हमारा सर्कुलर फेस इस तरह है, परपेंडिकुलर है बोर्ड को, ये देखो इस तरह। ओके, यानी सपोज वी हैव अ बुक, तो सर्कुलर फेस असल में ये रहा। अगर सर्कुलर फेस ये है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, यानी अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं क्या वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, यस और नो। और अगर आप एरिया वेक्टर देखो तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यस। तो आप सबको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, where theta is the angle between electric field and area। तो ये जो पहला सर्कुलर फेस है उसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है, तो मुझे बताओ फर्स्ट सर्कुलर फेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, 0। सेम दूसरे की वजह से, दूसरे की सरफेस लोअर सरफेस होगी ना, यस, वो भी ऐसी उसका इलेक्ट्रिक, सॉरी उसके केस में भी देखो लोअर सरफेस यहां बना था, चलो ये लोअर सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे निकलेगी, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी ना। ये लोअर सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड होता है, इनवर्ड तो कभी नहीं होता, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बना, वापस से 90 डिग्री का। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वहां पे, यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द सेकंड सर्कुलर फेस आल्सो इज 0।
तो सर्कुलर फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेंगे क्या? कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ हमारा कर्व्ड सरफेस। तो इसलिए हमें डिस्कस क्या करनी है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज बाकी दोनों कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जितना कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्लियर सबको? क्लियर सबको? ओके चलो, सो कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना होगा, चलो वो देखते हैं। ओके कैसे निकालोगे कर्व्ड सरफेस का? वही मेथड, छोटा सा एरिया डीए, उससे छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, फिर सबको ऐड करोगे, वही पुराना मेथड वही करेंगे। चलो पी को नीचे लिखता हूं थोड़ा सा। तो इस कर्व्ड सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और जितना कर्व्ड का होगा उतना ही हमारा नेट होगा, बिकॉज बाकी दो तो जीरो हो गए। ओके तो कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस का निकालने के लिए पी पॉइंट अब भी यही है जैसे उसे लिखा नीचे है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूंगा। छोटा सा एरिया कितना? डी ए। इस छोटे से एरिया का छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा क्या परपेंडिकुलर होगा? यस तो ये जो डी ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये रही। ओके नाउ मुझे बताओ, इस सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी? यस और नो? सो यहाँ पे इस एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल है, यस तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या हम डी फाई से शो कर सकते हैं? यस और नो? सो डी फाई कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस पॉइंट, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है? ई इनटू इसका एरिया, एरिया कितना है? डी ए इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डी ए एरिया के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री का। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0, cos 0 कितना होगा? 1 लिखने की जरूरत। दैट मीन्स आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो कितना आएगा? E इंटू डी ए। ओके किसी के लिए भी करो, एक एरिया के लिए निकाला ना, दूसरे एरिया के भी निकाल के चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा। चेक करें, यहां एरिया कंसीडर करो। यहां मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर कितना किया? वापस से डीए। ओके ये जो स्मॉल एरिया है क्या इसका, ये जो स्मॉल एरिया डीए है क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। वेक्टर की डायरेक्शन होगी? हाँ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यस और नो? यस ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। यस और नो? यस तो इस छोटे से डीए एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा डी फाई लिख सकते हैं। डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हो रही है? ई इंटू यहां का एरिया कितना होगा? डीए, और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर? एरिया के बीच का नहीं है, एरिया का वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन, उसके बीच का एंगल। तो परपेंडिकुलर बोल के 90 मत कर दो, 0 डिग्री का है। तो ई और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो वापस से cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की जरूरत। तो उसी तरह इस कर्व सरफेस पे ऐसे कई सारे डीए एरियाज होंगे और सारे डीए एरियाज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा ना। अभी मुझे इस कर्व सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तभी मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सारे छोटे छोटे डीए एरियाज है इनके सारे फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करो। तो क्या ना इंटीग्रेट दिस इक्वेशन? यस वही करना पड़ेगा ना, तभी जाके ये मिलेगा। ओके तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, करें इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे, ऊपर और सर्कुलर फेसेस डिस्कस कर रहे हैं हम नहीं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस बहुत सारे छोटे छोटे डीए एरियाज से बनी है। उन सारे छोटे छोटे डीए एरियाज का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड करें तो कर्व्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और कर्व्ड सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या वही नेट फ्लक्स होगा? क्यों? बाकी दोनों 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस। यस डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करना, उसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ना। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बुलाओगे? फाई ऑफ कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। इंटीग्रल ऑफ ई इंटू
डी ए, क्लियर? ओके, कॉस थीटा तो आएगा नहीं, कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है। ओके, ई। अभी अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्या सेंटर से आर डिस्टेंस पे था? ये वाला पॉइंट क्या सेंटर से वो भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है? ओके, मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस, सर्कल है ना, कर्व्ड सरफेस क्या होगी? एक टाइप से सर्कल ही है ना, तो क्या कर्व्ड सरफेस के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे होंगे? और हमें पता है कि अगर सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होंगे तो उन सारे पॉइंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी। यस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम। ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक पॉइंट है, एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने। अभी इससे 10 किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर इस तरफ एक चार्ज, एक दूसरा पॉइंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से सामने की तरफ 10 किलोमीटर एक दूसरा पॉइंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? हाँ, क्यों? दोनों का डिस्टेंस सेम। यस, ये समझा कि एक चार्ज सेंटर में रखा, उस चार्ज से इस तरफ 10 किलोमीटर पे एक पॉइंट, सामने की तरफ 10 किलोमीटर पे एक पॉइंट, इधर की तरफ 10 किलोमीटर पे एक पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट इस चार्ज से 10 किलोमीटर पे हैं, तीनों का डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम तो तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे होंगे ना, तो सब सारे के सारे पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की भी चेंज होने वाली है क्या? यानी इलेक्ट्रिक जो चेंज नहीं होता उसे कांस्टेंट बोलते हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लूं बिकॉज कांस्टेंट चीजों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ई आगे आ जाएगा। ए कैसे? इसकी जगह फ्लक्स नेट लिख सकता हूं, फाइनेट, बिकॉज अभी पता है ना ये जीरो, यस, तो यही बचा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। यस, तो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूं, डायरेक्टली बोल सकता हूं। ओके, ये कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीए। मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या है? कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस छोटे छोटे डीए एरिया से बनी है, और आपको क्या करना है? इन सारे स्मॉल डीए एरियाज को ऐड करना है। तो अगर सारे स्मॉल डीए एरियाज को ऐड करोगे तो क्या कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस का एरिया मिल जाएगा, यस और नो? और कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा बताओ? इस कर्व्ड सरफेस का एरिया चाहिए ना, कर्व्ड सरफेस को खोले हम तो ओपन करेगा कर्व्ड सरफेस को? कर सकते हैं ना, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का सर्कुलर फेस निकाला, नीचे का सर्कुलर फेस निकाला, अभी जो कर्व्ड सरफेस बचा है उसे बीच में से काटो और खोलो। क्या किया? लिसन वन मोर टाइम, दिस इज योर सिलेंडर, सिलेंडर का ऊपर का सर्कुलर फेस निकाल के रख दिया, जरूरत नहीं उसकी, नीचे का सर्कुलर फेस निकाल के रख दिया, जरूरत है उसकी नहीं, बचा ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस। अभी इस कर्व्ड सरफेस को ओपन करूंगा तो क्या वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा? यस और नो? यस, इसी को ही कंबाइन करोगे तो कर्व्ड सरफेस बनेगी ना। इस कर्व्ड सरफेस को ओपन किया तो क्या वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा? यस और नो? ओके, इसकी जो लेंथ है वो एल गिवन थी ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने लिखा था, मिट गया सॉरी, इसकी लेंथ हमने एल कंसीडर की थी। यस, तो वो लेंथ तो अभी भी एल रहेगी, वो लेंथ अभी भी कितनी रहेगी? एल। ओके, मुझे बता ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? मुझे बता क्या ये डिस्टेंस जब कंबाइन होता है तो इससे पूरा सर्कल बनता है? ये जो लाइन है, ये लाइन जब कंबाइन होती है तो इससे पूरा सर्कल बनता है ना, तो ये क्या सर्कल का सर्कमफरेंस होगा, और सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। यस, तो ये जो लेंथ होगी वो लेंथ असल में कितनी होगी? 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज जब ये स्ट्रिप कंबाइन होगी तो ये नीचे वाली लाइन से सर्कल बनेगा ना, और सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है? करेक्ट, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ डीए, यानी यहाँ पे जो छोटे छोटे डीए एरियाज है उन सारे छोटे छोटे डीए एरियाज को आप ऐड कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा? इस कर्व सरफेस का टोटल एरिया। तो कर्व सरफेस का टोटल एरिया क्या है? तो कर्व सरफेस तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा? एल इंटू 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या लिख सकता हूं मैं? फाइनाइट ई इंटीग्रेशन ऑफ डीए यानी इस कर्व सरफेस का टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा? लेंथ कितनी है? एल इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी? 2 पाई आर। ओके,
हाँ करेक्ट है, इसे लेंथ बोलोगे आप, इसे ब्रेथ बोलोगे, करेक्ट है। वो इसे एल लिखा है ना, इसलिए मुझे लेंथ बोलना पड़ा। असल में तो इसे ही लेंथ बोलोगे और इसे ब्रेथ बोलोगे, करेक्ट है वो, बट एल इसे लिखा है ना मैंने, तो बोलना पड़ेगा वैसे। ओके करेक्ट है, यही लेंथ है यही ब्रेथ, करेक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। सो क्या आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? E इज इक्वल टू एल इंटू 2πr, या अच्छे से लिखता हूं 2πrl, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ 2πrl, क्लियर सबको? ओके तो क्या फोर्थ स्टेप भी हो गई आपकी? फोर्थ स्टेप क्या थी? वापस से इस गॉसियन सरफेस का क्या निकालो? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट गॉस लॉ को यूज किए बिना। हो गया? अभी फोर्थ स्टेप क्या है? हाँ ये कौन सा इक्वेशन? पहले दो इक्वेशन हो गए, ये कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। ओके फिफ्थ स्टेप क्या है कि इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड दोनों की राइट हैंड साइड्स को इक्वल पुट करो। इक्वेशन सेकंड ये रहा, इक्वेशन थर्ड ये रहा, इन दोनों की राइट हैंड साइड्स को इक्वल पुट करो। क्यों इक्वल पुट करें? बिकॉज देखो सेकंड इक्वेशन किसका था? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गॉसियन सरफेस का। थर्ड इक्वेशन देखो किसका है? वो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी? उसी गॉसियन सरफेस की, इसी गॉसियन सरफेस की। तो दोनों अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही इक्वेशन है, एक दूसरे को इक्वल पुट कर सकते हैं। यस तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो, फाइनेट फाइनेट, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो कहना है राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी। किसकी वैल्यू चाहिए थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, इसे उधर भेजो। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली? E इज इक्वल टू Q अपॉन, ये पूरी टर्म मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में 2πrl एप्सिलॉन नॉट। कितना मिला? 2πrl मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके नाउ क्या यही हमारा आंसर है? तो नहीं, रुको। सी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आपको चार्ज की वैल्यू मिल सकती है क्या? पिछले इक्वेशन में भी यही किया था कि चार्ज की जगह क्या लाया था हमने? ये चार्ज डेंसिटी लाई थी। तो यहां से चार्ज की वैल्यू मिल सकती है। लेंथ को उधर भेजो, लेंथ को अगर उधर भेजोगे तो लैम्बडा इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू, करेक्ट, लैम्बडा इंटू उधर लेंथ, तो लैम्बडा इंटू लेंथ क्या क्या होगा हमारा? चार्ज क्यू। यस सो इस क्यू चार्ज की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? लैम्बडा इंटू लेंथ लिख सकता हूं। यस अपॉन अपॉन ये सारी की सारी टर्म्स एज इट इज, दैट इज 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? क्या एल एल कैंसिल हो जाएगा? एल से एल कैंसिल, यहाँ पे देखो इधर इधर नीचे एल से एल कैंसिल। ओके सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली? यहाँ पे लिखता हूं, चलो इतनी जगह है हमारे पास। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली? इट इज लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ओके तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसकी वजह से? एक वायर की वजह से जिसकी लेंथ इंफिनिटी है। ओके उस वायर की वजह से एक पी पॉइंट पे, ओके जो इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। वायर से नहीं, वायर के सेंटर से। वायर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर। तो आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो किसी वायर की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। क्लियर सबको? क्लियर अच्छे से? क्लियर? ओके तो ये भी हमारा सेकंड प्रूफ खत्म होता है। अभी क्वेश्चन है सर आपने ये क्यों हटाया? तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना? कितनी वायर है? इनफाइनाइट लॉन्ग है ना? तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का चार्ज पता होगा आपको? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की लेंथ पता होगी आपको? होती है? पहली बात लेंथ होती है क्या उसकी? पहली बात उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें चार्ज भी था, लेंथ भी थी। चार्ज और लेंथ तो नहीं, हमें पता ही नहीं, बिकॉज वायर ही इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो उसके केस में क्या पता होता है आपको? लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होती है। पूरा चार्ज तो नहीं पता मुझे, बट मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है, यानी हर 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है वो तो पता हो सकता है ना, वो तो निकाल सकते हैं। टोटल कितनी बड़ी वायर है वो हमें पता नहीं, तो टोटल वायर कितनी बड़ी है इसलिए टोटल चार्ज पता चलेगा कभी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। बट हर 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है वो तो पता लगा सकते हैं ना।
क्यों? उसके लिए पूरी वायर की जरूरत है क्या? नहीं, उसका छोटा सा पार्ट निकालो, उसकी लेंथ मेजर करो, उस पर कितना चार्ज है वो मेजर करो, डिवाइड करो, लैम्डा मिल जाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए मुझे यहां से Q अपॉन L को हटाना पड़ा, बिकॉज ना Q टोटल चार्ज आपको पता नहीं है, बिकॉज वायर इनफाइनाइट है, उसकी लेंथ इंफिनिटी की लेंथ कितनी होती है दुनिया में किसी को नहीं पता। तो Q अपॉन L को निकालना पड़ा, और Q अपॉन L क्या होते हैं? Q अपॉन L क्या होते हैं? लैम्डा। तो यहाँ पे जो Q अपॉन L था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? लैम्डा। अंडरस्टूड? लैम्डा कांस्टेंट है, ओके, उसकी वैल्यू आपको पता होती है, वो कितनी भी हो, वैल्यू लैम्डा की फिक्स पता होती है, ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे लैम्डा डालना पड़ा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? स्फीयर के केस में स्फीयर इंफिनिटी पे था क्या? नहीं, इसलिए स्फीयर के केस में चार्ज डाल सकते हैं, यहाँ पे चार्ज डाल सकते हो क्या? नहीं। क्लियर कंसेप्ट? क्लियर कंसेप्ट? क्लियर प्रूफ? ओके, अभी लास्ट प्रूफ बाकी है ऑफ अ प्लेन शीट। और प्लेन शीट के केस में ये जो नेट वर्ड है ना, नेट वर्ड अच्छे से याद रखना। नेट वर्ड का मतलब क्या है? टोटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबको? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अभी हमारी जो थर्ड बॉडी है, थर्ड बॉडी कौन सी है? और थर्ड बॉडी इज इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट या थिन सरफेस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो एक पतली सी इनफाइनाइट लेंथ की थिन शीट है, तो मैं थिन शीट निकाल रहा हूं लाइक दिस, ओके, सो दिस इज अवर थिन शीट। थोड़ा और बड़ा निकालते हैं, चलो, ओके, तो ये हमारी थिन शीट है, ओके। नाउ दिस शीट, पेपर समझो इसे, ओके, ये जो पेपर है या ये जो शीट है, ये प्लेन को, हमारे बोर्ड के प्लेन को इस तरह से परपेंडिकुलर है, ओके, एंड डेफिनेटली मेटल की शीट हो गया। मैं पेपर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सको कि ये थिन शीट किस तरह से दिख रही है, ओके। नाउ ये जो थिन शीट है इसकी लेंथ कितनी है? इन्फिनिटी, ओके, यानी ये इन्फिनिटी तक स्ट्रेच करती है। पूरी तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, हम उसका एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करेंगे, ओके। नाउ इस पूरी शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी शीट पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स शीट के दोनों सरफेस हो गए, तो आगे से भी पॉजिटिव चार्ज है और पीछे से भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ आपका क्वेश्चन है कि इस थिन शीट से एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस थिन शीट से आगे एक डिस्टेंस इस पॉइंट P पे आपको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट, ओके। इस शीट के बाहर एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढने के लिए कौन सा लॉ यूज करोगे? गॉस लॉ, ओके। तो क्वेश्चन क्लियर? गॉस लॉ यूज करें, और गॉस लॉ को यूज करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? ये 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, तुरंत आपको इस पॉइंट की क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? इस थिन शीट की वजह से, करेक्ट। चलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? डिफाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? तो देखोगे शीट है, शीट के पास एरिया होता है, यानी सरफेस दी है, यस, यानी इसके पास एरिया होगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज Q, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस E, ओके। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना है हमारा? Q, फिलहाल के लिए कंसीडर कर सकते हो ना, यस, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, करेक्ट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पे चार्ज भी कितना होगा? इनफाइनाइट, यस। तो सर आपने Q क्यों लिखा? तो सिंपल है, मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, और उस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज? Q, उस छोटे से पार्ट का एरिया कितना? A, तो Q अपॉन A क्या मिलेगा मुझे? सिग्मा, यस। तो सर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिर्फ इस छोटे से पार्ट की या पूरी शीट की होगी? तो याद रखो ये डेंसिटी है, ओके। दुनिया में कोई भी डेंसिटी हो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ओके, वो सेम ही रहती, ओके। छोटे से चीज के लिए हो या बड़े सी चीज के लिए हो, सेम। जैसे 1 टीस्पून वाटर हो, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ड्रम भर के पानी हो, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, समझे? तो यहाँ पे हमें एरिया गिवन था, एरिया की वजह से हमने ली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो कि टोटल चार्ज Q अपॉन एरिया A। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम क्या देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप हो गई। अभी नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? ड्रॉ गॉसियन सरफेस थ्रू दैट पॉइंट। अभी हमें इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस निकालनी है, ओके।
तो यहाँ पे शीट है, शीट के लिए बेस्ट गॉसियन सरफेस होती है एक एक्चुअली सिलेंडर ही होता है। ये क्या करो, एक सिलेंडर निकालो जो यहाँ से आर पार पास करेगा। ओके, तो हम इस पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेंडर का सर्कुलर फेस रखेंगे, जिस सिलेंडर के सर्कुलर फेस पे ये हमारा पॉइंट होगा और ये सिलेंडर हमारा इस तरह से पास करेगा। ओके, नाउ ये सिलेंडर पीछे तक एक्सटेंड होगा एक्चुअली। ओके, तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाई अ सिलेंडर, जो सिलेंडर यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, ना अगर आप देखो सिलेंडर के दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है वो सेम है। याद रखो, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है वो सिमेट्रिक बनानी है हर बार। क्यों? कैलकुलेशन में इजीनेस है। तो यहाँ पे सिलेंडर का एक पार्ट सामने की तरफ, एक पार्ट पीछे की तरफ, और दोनों पार्ट्स की लेंथ कितनी है? सेम। यानी सपोज इस शीट से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? r, तो यहाँ पे पीछे वाले पोर्शन का भी डिस्टेंस कितना होगा? r। क्लियर? बिकॉज दोनों पार्ट इक्वल। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P है, वैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ एक पॉइंट P डैश, कर सकता हूँ ना कंसीडर? यस, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट P है, और यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P डैश। सर P डैश क्यों बनाया? हमें तो सिर्फ P की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो P डैश भी समझ में आएगा, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, बट आगे जाके समझेगा। ओके, तो फिलहाल देखो कितना क्लियर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आपने, तो सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप डन। नाउ कम्स दी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाई दी गॉस लॉ एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी गॉस लॉ लगेगा क्लोज सरफेस पे। क्लोज सरफेस कौन है? ये सिलेंडर, करेक्ट? तो इस सिलेंडर पे हम क्या लगाएंगे? गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है? ये जो गॉसियन सरफेस है, यानी ये जो सिलेंडर है, यस, क्लोज सरफेस ही गॉसियन सरफेस, यस, तो ये हमारी गॉसियन सरफेस, यानी यही हमारी क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? तो इस सिलेंडर का जो फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम कितना बोलेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर? जहां पे Q क्या होगा? Q इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज हमारा Q होगा। ओके सर, Q तो आपने पूरी शीट का चार्ज दिया था, ये सिलेंडर इतना सा है, चार्ज थोड़ा सा कम होगा। वैसे सारे कैलकुलेशन में हमें नहीं पढ़ना है, रीजन आगे जाके ये Q चार्ज वैसे भी उड़ने वाला है। ओके, तो उसका डिस्कशन हम ये यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, डेफिनेटली करेक्ट है कि सिलेंडर छोटा सा है, उसका छोटा सा चार्ज, छोटा सा ही पार्ट कंसीडर होगा, बिकॉज हमें बाहर का चार्ज लेना है। क्या? जो सिलेंडर के अंदर चार्ज आ रहा है वही लेना पड़ेगा, गॉस लॉ वही कहता है ना। तो सिलेंडर के अंदर डेफिनेटली Q चार्ज नहीं होगा। Q चार्ज क्या है? पूरी शीट का चार्ज। ओके, यहाँ पे छोटा सा कोई भी चार्ज होगा, उसे हम कंसीडर करेंगे क्या? फिलहाल नहीं, रीजन आगे जाके ये Q अपने आप हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो इसलिए उतना डेप्थ में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं। दोनों स्टेप क्लियर? ओके, तो हमारी थर्ड स्टेप भी अभी क्लियर हो गई है। अभी आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप सबसे बड़ी होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ स्टेप क्या है? वापस से क्या फाइंड करो? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इस बार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते वक्त गॉस लॉ लगाना है आपको? नहीं, इस बार फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E इंटू एरिया या इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds, वो वाले फॉर्मूलेस लगाने हैं। ओके, चलो, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप है। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है हमारी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसकी फाइंड करेंगे? डेफिनेटली सिलेंडर की। ओके, अभी ये सिलेंडर बनता है 3 पार्ट से। सिलेंडर कितने पार्ट से बनता है? 3 पार्ट से। कौन से 3 पार्ट? एक तो पहले ये सर्कुलर फेस, फिर पीछे वाला सर्कुलर फेस, और फिर सिलेंडर की कर्व सरफेस। करेक्ट? जब सिलेंडर बनता है तो ऊपर से एक सर्कल, नीचे से एक सर्कल, करेक्ट? 2 सरफेस, और उन 2 सरफेस को कवर करता हुआ एक कर्व सरफेस। ऐसी 3 सरफेसेस आती हैं। तो 3 सरफेस हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सर्कुलर फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सेकंड सर्कुलर फेस एंड प्लस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। इन सारे सरफेसेस की जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे तब जाके हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ना। बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पूरी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो कितनी सरफेसेस हैं? 3। एक पहला सर्कल भी सरफेस ही होगा ना, यस और नो?
एक पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा कर्व सरफेस वाला। तो तीनों सरफेसेस के अलोंग जो फ्लक्स होगा उन्हें ऐड करोगे तभी तो टोटल फ्लक्स मिलेगा ना। ओके, तो पहले सर्कल के अलोंग देखें, सर्कल के अलोंग देखें। ओके, तो सर्कल के अलोंग कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कल। तो सबसे पहले ये रहा हमारा सर्कल, P को हटाता हूं, P इधर ही है, वो अल्फाबेट में ऊपर लिखा, P पॉइंट उधर ही है सर्कुलर फेस पे। ओके, तो पहले ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, अब यहाँ पे सपोज ये शीट है, ये शीट का एरिया, सॉरी नॉट शीट का एरिया, ये हमारे सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया वेक्टर क्या होगा, सामने की तरफ। सपोज इस सर्कल का एरिया है ए, कंसीडर करो इस सर्कल का एरिया कितना है ए। ओके, नाउ ये जो शीट है, इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी आउट डायरेक्शन में। यस, तो अगर आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस सर्कुलर फेस का एरिया कितना कंसीडर किया हमने, ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? यस, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। यस और नो? तो इस केस में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, E इंटू ए कॉस थीटा। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अभी E और A के बीच का एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे E इंटू ए डायरेक्टली लिख सकता हूं, यस और नो, यस और नो। ओके, तो फर्स्ट सर्कुलर फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, E इंटू ए। क्या सेकंड की वजह से भी वही होगा, यस, ये सेकंड सर्कुलर फेस इस तरह से आ जाएगा। सेकंड सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सेकंड सर्कुलर फेस का एरिया कितना होगा, वो भी ए। यस, अगर इस सर्कुलर फेस का एरिया ए है तो दूसरे सर्कुलर फेस का भी एरिया कितना होगा, ए ना, तो उस एरिया वेक्टर का होगा आउटवर्ड। ओके, ये पॉजिटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो जो यहाँ पे हुआ, क्या सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है। यस, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू सेकेंड सर्कुलर फेस, क्या वो भी E इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। और E और A के बीच का एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पे, A और E दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो सेकेंड सर्कुलर फेस का भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या वो E इंटू ए समझ सकते हैं हम, यस और नो, E इंटू ए समझ सकते हैं, यस। ओके, अभी बारी है सिर्फ कर्व सरफेस की। सो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। ओके, कर्व्ड सरफेस पे देखो, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग लाइक दिस। ओके, अभी मैं देखता हूं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं, छोटा सा एरिया डी है। ओके, पहले छोटे से एरिया के साथ करेंगे, फिर आपको पूरे सरफेस का आराम से समझ में आ जाएगा। तो छोटे सी एरिया कंसीडर किया मैंने डी है। क्या इस छोटे से एरिया का वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कर्व सरफेस पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया डी है, जिस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये परपेंडिकुलर, करेक्ट। अभी एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्रीज का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, अभी छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा, करेक्ट। तो डी फाई लिखो, सो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू एरिया कितना है, डी ए इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे कर्व सरफेस पे मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर किया डी ए, उस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स आया इतना। ओके, अभी ई और डी ए के बीच का एंगल हमने अभी भी देखा, वो कितना है, 90 डिग्रीज का। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यस। यानी इस छोटे से एरिया का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0, यस। अभी मुझे बताओ, जैसा इस डीए के साथ हुआ है, क्या वैसा ही बाकी सारे डीए के साथ होगा। अरे सिलेंडर है, सिलेंडर में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधे पास कर रही है, सीधे बना था ये आपका सिलेंडर। ओके, ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर के ये सिलेंडर का कर्व सरफेस ये वाला, यस। अब इस कर्व सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होंगे, बाहर की तरफ ना, एरिया वेक्टर क्या होते हैं, हमेशा आउटवर्ड ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, ये सारे के सारे एरिया वेक्टर्स है, क्या है, ये सारे के सारे एरिया वेक्टर।
ओके, अभी यहाँ पे नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है ना, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। उस फिगर को अगर आप देखो, उसे सीधा कर दिया तो क्या ऐसा ही दिखेगा वो, करेक्ट? क्या आपको ये सारे एंगल देखो, सारे एंगल कितने डिग्रीज के दिख रहे हैं? सारे एंगल कितने डिग्रीज के दिख रहे हैं? 90 डिग्रीज के। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्रीज का एंगल होता है तो क्या वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है? तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। बिकॉज सीधे सीधे दिख रहा है कि जो कर्व सरफेस है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनेगा? जब आपके पास एरिया है और इस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब ये कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उसके अंदर से जा रही है, उस सरफेस से जा रही है क्या? कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जा रही है? सिर्फ सर्कुलर फेस से ना, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे कर्व सरफेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा? 0। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और सारे एरिया वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 0। ओके, तो क्या कर्व सरफेस कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है? नहीं। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? ड्यू टू फर्स्ट सर्कुलर फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सर्कुलर फेस, वो भी कितना है? E इंटू ए, एंड प्लस कर्व्ड। तो कर्व्ड का तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। तो E a इंटू E a कितना मिलेगा आपको? E a प्लस E a कितना मिलेगा? 2EA। तो जो आपका इस सिलेंडर का टोटल नेट फ्लक्स है वो कितना होगा? 2EA। क्लियर? इस इक्वेशन को नाम क्या देंगे हम? इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो आपकी चारों स्टेप्स हो गए यहाँ पे। ओके, चारों स्टेप्स होने के बाद सीधा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप देखो, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? कि इक्वेट द राइट हैंड साइड्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ये थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब आमने सामने रखना है। क्यों आमने सामने रख सकते हैं? सिंपल, सेकंड इक्वेशन इस सिलेंडर के नेट फ्लक्स का इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन भी इसी सिलेंडर के नेट फ्लक्स का इक्वेशन है। दोनों ही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके? हमारे इस सिलेंडर के। तो दोनों तो सेम ही इक्वेशन हुए ना, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं, 2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की राइट हैंड साइड को हमने इक्वल टू में रख दिया। ये सारा प्रूफ हम क्यों कर रहे थे? बिकॉज हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के एक्स्ट्रा टर्म क्या है यहाँ पे? 2 और A। तो 2 और A को उधर भेजे, यस। सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2A मल्टीप्लीकेशन में, इधर आने पर डिवीजन में चले गए, करेक्ट? करेक्ट, ओके। नाउ क्या आप यही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो? नहीं। सबसे पहली बात, शीट देखो, शीट इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग का चार्ज पता है? नहीं। ओके, तो Q तो नहीं पता। इनफाइनाइट लॉन्ग का एरिया पता है? नहीं। बट Q अपॉन A तो पता है ना। व्हाट इज Q अपॉन A? Q अपॉन A सिग्मा होता है। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन A की जगह मैं सिग्मा लिख सकता हूं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकता हूं। बिकॉज सिग्मा क्या है? सिग्मा है कि 1 मीटर स्क्वायर, ये सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बॉक्स क्या है? इस बॉक्स का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने से बॉक्स पे कितना चार्ज है, इतने से बॉक्स पे कितना चार्ज है वो तो पता है ना आपको। या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर ले लो, वो भी चलेगा। 1 मीटर स्क्वायर का बॉक्स बनाओ, उस पे कितना चार्ज है वो है सिग्मा। अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का उतना सा पार्ट तो आप कंसीडर करके एरिया निकाल सकते हो। वो सिग्मा तो आपको पता ही होगा। Q और A नहीं पता, बट उनका जो रेशियो है वो पता है ना, तो इसलिए सिग्मा आता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये एक साइड की, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड की नहीं है, एक साइड की, इस साइड की या उस साइड की, दोनों में से किसी भी साइड की समझ सकते हो, बट एक ही साइड की। ओके, ये जो शीट है इसकी एक ही साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड की चाहिए तो इस इक्वेशन को 2 बार लिखो। समझ में आपको? देखो, एक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड E, दूसरे साइड के भी इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको मिला है वो शीट के एक साइड का है। अंडरस्टूड?
ये क्यों? बिकॉज ये आपको कैपेसिटर्स में वर्क आएगा, इसकी मदद आपको कैपेसिटर्स में लेनी है। ओके, जब हम कैपेसिटर स्टडी करेंगे तब ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है ये एक साइड की वजह से नहीं, एक ही। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर? ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट प्रूफ, इसमें इतना ही और कुछ नहीं। ओके, तो इस तरह हमारे गॉस लॉ क्या होता है उससे रिलेटेड सारे प्रूफ्स अभी हमारे खत्म हो गए। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसका फोटो निकालो, उसके बाद हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे।